हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस और एक स्टैटिक टॉपिक के 5 क्वेश्चंस करते हैं। और आज का स्टैटिक टॉपिक इज़ अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। एंड आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम CSAT का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March. So go to our website www.thelaymanway.com and enroll for the course. Thank you so much. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर 15 देखते हैं। एंड our फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कैग। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला क्या बोल रहा है? ही ascertains and certifies the net proceeds of any tax or duty and his certificate is final in this regard, है ना। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। उसके बाद दूसरा बोलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है? ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा। तीसरा क्या बोल रहा है? हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो देखो, ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, वो मैंने ज़बरदस्ती इसमें डाला है, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसे लगे, सिंस जो कैग है वो सेंटर और स्टेट को स्टेट को ऑडिट करता है, तो हो सकता है उनकी अकाउंटिंग भी करता हो। बट ये आपको ध्यान रखना है कि पहले कैग के अंडर अकाउंटिंग था, बट बाद में अभी एट प्रेजेंट अकाउंटिंग हटा दिया गया है कैग के परव्यू से, तो वो बस अब ऑडिट करते हैं। ये जो अकाउंट्स है, ये जो अकाउंटिंग है बेसिकली, तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंटिंग नहीं करते हैं ना। उनके लिए, इसके लिए अलग अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ करेक्ट कि ही मेंटेन्स एंड ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट दैट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज़ करेक्ट। और तीसरा जो है, सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन, वो पार्लियामेंट ही बेसिकली उनकी जो है डिसाइड करते हैं। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, है ना। तो आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट जो सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना। और ये जो पहला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, बिकॉज ही सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्सेस। नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्सेस क्या होता है? कि कितना टैक्स आ रहा है ना, और उस टैक्स को कलेक्ट करने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो उसको हम माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। तो ये जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है वो इसको सर्टिफाई करते हैं, और उनका जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ फाइनल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया, है ना। डी इज द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट जो है वो जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का सेशन समन करते हैं, ये हमने पढ़ा है, आज ही के करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना। और वो जहाँ बोलते हैं वहाँ पे समन होता है ना। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये देख लिया हमने। दूसरा क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशंस। तो देखो, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, हमने क्या डिस्कस किया था आज, कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 महीने का, है ना। 6 महीने का मैक्सिमम टाइम हो सकता है, ठीक है। बट एज अ कन्वेंशन पार्लियामेंट बेसिकली 3 सेशन करता है। कौन कौन से? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, है ना। तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 सेशन, ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन बस यही बोलता है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है दैट कैन बी 6 मंथ्स, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, बी चला गया और डी चला गया। अब हमारा ए या सी में से कोई आंसर होगा, तो थर्ड देख लेते हैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। तो ये हमने बताया था मैंने आपको, ऐसा कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज कहीं डिफाइंड नहीं है, बस यही डिफाइंड है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 महीने का होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो आंसर इज सी, ठीक है। आई होप ये सही किया होगा सबने, और सही किया है तो अपने आप को शाबाशी देना, क्योंकि ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ना। यूपीएससी ने एक बार पूछा था इसको, तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एमपी लैट्स। तो आज हमने एमपी लैट्स के बारे में बात किया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। एमपी लैट्स के बारे में कौन सी चीज़ें सही हैं? तो पहला क्या है? एमपी लैट
MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. तो जो MPLADS के फंड हैं वो ड्यूरेबल एसेट जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में यूज़ होने चाहिए। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है ना। लोकल एरिया को आपको डेवलप करना है तो पहले आप उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करोगे, है ना। ये वैसे भी सही है, और हमने MPLADS में पढ़ा था कि भाई जो MP हैं वो इन्हीं एरियाज़ में अपना जो है वो रिकमेंड करते हैं, वर्क रिकमेंड करते हैं। तो पहला तो सही है, ठीक है, पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP's फंड मस्ट बेनिफिट SC एंड ST पॉपुलेशंस। अच्छा, तीसरा क्या है, MPLADS फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो देखो ये मैंने आपको बताया था ना कि ये नॉन लैप्सेबल नेचर का होता है। नॉन लैप्सेबल मतलब ये अगर एक साल में स्पेंड नहीं हो पाया तो ये कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर में, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड को हम गलत कर देते हैं। थर्ड को हम गलत कर देंगे तो हमारे क्या बचेगा, BC चला गया, A और D बचा, है ना। तो 1 और 2 तो सही है। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो ये हमने आज डिस्कस किया है कि इंस्पेक्शन होना चाहिए, 10% इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो फोर्थ इज करेक्ट, है ना। आंसर क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमको बताना है कौन सी सही है। These are special rights, immunities and exemptions enjoyed by the two houses of the parliament, their committees and their members। तो हमने देखा था यही होता है, जेनरिक स्टेटमेंट है, कुछ इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होती है, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड होते हैं मेंबर्स को, है ना, हाउसेज के, उनको ही हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट एज ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, दिस इज़ व्हाट, सही है कि गलत है, गलत है। प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है, उसके पास अलग से प्रिविलेजेस होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट के पास अलग से इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं कि आप उनको ऑफिस के टाइम अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस पे ऑफिस में है, कोई केस उनके ऊपर नहीं हो सकता, है ना। अगर आपको सिविल केस में उनको नोटिस देना है तो आपको बेसिकली उनको 2 महीने प्रायर नोटिस देना पड़ता है बिफोर इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो ये जो है सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड इज रॉन्ग कि दे आर नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट। सेकंड गलत कर देते हैं हम। A गया, B गया, C गया, क्या बचा, D ऑप्शन बचा। हमको पढ़ने की ज़रूरत है क्या थर्ड वाला ऑप्शन, नहीं, टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे ऐसे अगर पता चल जाए तो D ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशंस टू प्रिविलेजेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये दिस इज करेक्ट, है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। इट वॉज सेटअप इन 1963 by a resolution of the Ministry of Home Affairs but currently operates as an attached office under Ministry of Personnel। तो दिस इज करेक्ट। शायद आज के करंट अफेयर्स में मैंने गलती से ये बोल दिया था कि इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसको करेक्ट करें ना। ऑल्दो मैंने करेक्ट भी कर दिया है नीचे कमेंट्स में कि इट वॉज सेटअप एज अ रेजोल्यूशन ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था एज एन अटैच्ड ऑफिस, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो हमने ये देखा था कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ऑल्दो इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, बट स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिखा है और यहाँ पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लिखा है तो स्टैट्यूटरी होगी। ये फंसाने के लिए है आपको ताकि गलत करो, है ना। तो हमको गलत नहीं करना है, हमको फैक्ट्स याद रखने हैं कि CBI स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, है ना। तो सेकंड इज रॉन्ग, आंसर क्या हो जाएगा, A, है ना। आंसर हो जाएगा A ओनली, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्रायोजेनिक इंजन फाइंड्स एप्लीकेशन इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। कहाँ पे यूज़ होता है, हमने अभी इसरो का देखा था, इसरो के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है ना, इंजन की टेक्नोलॉजी। तो कहाँ यूज़ होगा, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, है ना। पढ़ने की भी ज़रूरत है क्या, सबमरीन, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज। तो आपने देखा होगा वो जो टूटते कॉमेट्स होते हैं ना, ऐसे
उनका टेल ऐसे ग्लो करता रहता है पीछे, है ना। तो वो ऐसे क्यों होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, एज द कोमेट रोटेट्स अराउंड द सन, लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन। एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, जनरली गलत होती है, तो जनरली गलत हो सकती है। दूसरा क्या है, एज द कॉमेट रोटेट्स द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम स्टार्स सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेल। तो मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि कॉमेट सन की तरफ जा रहा है और यहाँ पे कोई स्टार्स हैं थोड़े थोड़े जो बहुत लाइट ईयर्स दूर हैं और वहाँ से इसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, इसलिए इसका ये वाला पार्ट इधर है जा रहा है। तो ये तो गलत है, ये तो ऐसे सेंस नहीं है, कॉमन सेंस से ही गलत कर सकते हो उसको, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एक्सर्ट्स द रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन। तो जब ये सन के पास कॉमेट जाता है ना, तो एक्चुअली कॉमेट्स जो आ रहे होते हैं पीछे से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन से रहते हैं। तो जब ये जो सन के रेडिएशंस होते हैं ये इनको मेल्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो टेल होता है इसका वो ग्लो करता है ना। इसके जो रेडिएशंस हैं वो उसको पीछे फेंकते हैं, तो इस वजह से ये कॉमेट जो है वो ग्लो करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। चौथा क्या बोल रहा है, टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेम ओरिएंटेशन, तो ये भी गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना ये कोई सेंस नहीं बना रहे, बाकी 3 ऑप्शन। पहला वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला जो है वो सेंस नहीं बना रहा है, भाई स्टार तो कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर होंगे, है ना, लाइट ईयर्स दूर होंगे, तो वो तो कैसे इतना अट्रैक्शन होगा ही नहीं। हमने देखा था ना ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है ना। तो ये तो गलत ऐसे ही हो गया, सी हो गया इसका ऑप्शन, है ना। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अ ब्लैक होल इज़ अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू। तो ब्लैक होल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। तो उसमें पता होगा कि आपको ब्लैक होल्स बेसिकली लाइट एमिट नहीं करते हैं ना, ये आपको पता होगा कि लाइट एमिट नहीं होती, इसीलिए तो उसको ब्लैक होल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट एमिट नहीं होती। ये लोग ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ से एमिट करते हैं, बट तो हम इनको पता भी ऐसे ही लगाते हैं, इनकी जो वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ना उनको डिटेक्ट करके हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ब्लैक होल होता है ना उसमें मास तो फाइनाइट होता है, ठीक है। बट क्या होता है ब्लैक होल में कि जो ये जो मास होता है ना, जो फाइनाइट मास होता है वो बहुत ही छोटी नेग्लिजिबल, मतलब ऐसे जीरो वॉल्यूम, टेंडिंग टू जीरो वॉल्यूम में कंसनट्रेटेड होता है। तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मास फाइनाइट होता है बट डेंसिटी इसकी इनफाइनाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा मास छोटे से पॉइंट पे कंसनट्रेटेड रहता है ना। तो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल फिज़िक्स के लॉज हैं जो हम पढ़ते हैं स्पेस और टाइम वाले, वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो सारे एप्लीकेबल नहीं रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से ये जो ब्लैक होल है ये एस्केप नहीं करने देता, इतना ज़्यादा पुल होता है, इतना ज़्यादा मास होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gm1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ब्लैक होल में इतना ज़्यादा मास होता है इतने छोटे एरिया में, ये देखो ये रेडियस इतना छोटा हो जाता है और इतना बड़ा मास होता है कि ये इनफाइनाइट टेंड कर जाता है, इतना ज़्यादा फोर्स होता है, तो वो बाहर नहीं निकलने देता है। समझ में आ रहा है, इस वजह से होता है ये, ब्लैक होल से लाइट नहीं जा पाती है बाहर। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, वेरी स्मॉल साइज़ वेरी लार्ज साइज़, ये तो ऐसे ही गलत हो, लार्ज तो होता ही नहीं, छोटा होता है। लो डेंसिटी भी नहीं होती है, हाई डेंसिटी होती है और छोटा साइज़ होता है बट दैट इज़ लाइट इसलिए एस्केप नहीं कर पाती क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, दैट इज़ मास बहुत हाई होता है एंड वॉल्यूम बहुत लो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। तो आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूँ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, जो अर्थ के ऊपर ऑर्बिट होता है 36,000 किलोमीटर के आसपास, है ना। और वो सन जो अर्थ होती है उसके रोटेशन के जिस जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही होती है उसी उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से ऐसे रोटेट करता है वो सैटेलाइट की ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है, उसको हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं। अगर आप इक्वेटर से देखोगे तो इक्वेटर के प्लेन पे ये मतलब ऐसे होता है, देखो जैसे मान लो ये अर्थ है ना, ये इसका इक्वेटर है, ठीक है। तो इसी के प्लेन पे रहता है, जैसे मान लो ये प्लेन है इसका, है ना, ये अर्थ का प्लेन है जैसे, है ना। तो यहीं पे ही ये सैटेलाइट रहता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे, 36,000 किलोमीटर्स पे, है ना। और ये जैसे अर्थ रोटेट कर रहा होता है ना हमारा, ऐसे करता है अर्थ रोटेट, है ना, ये भी ऐसे ही रोटेट करता है इसी के साथ। तो जो भी ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा रहता है उसके लिए ये लाइट जो है वो स्टेशनरी हो जाता है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर भी रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से और ये जो है ये भी इससे ही सिंक्रोनाइज होकर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है। तो पहले क्या बोला, द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, तो ये तो सही है, ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, है ना।
जिस जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन करता है उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट भी पूरा रोटेशन कर लेता है ना, दैट इज जियोसिंक्रोनस है ना, इस ऑर्बिट के साथ सिंक पर है, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ सिंक पर है। तो पहला तो सही है, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये भी सही है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है। उसके बाद द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, ये भी हमने देखा अर्थ के इक्वेटर में होता है, इसीलिए जियो स्टेशनरी बोलते हैं। चौथा क्या है, द ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,000 कुछ किलोमीटर, तो ये तो गलत है क्योंकि ये 36,000 होता है। अगर आपको ये भी बस पता होता ना कि ये 36,000 किलोमीटर पे होता है तो भी आप ये क्वेश्चन कर लेते, क्यों? क्योंकि फोर्थ आपको पता है गलत है और फोर्थ गलत है, तो बी सी और डी ये ऑप्शन चले जाते हैं और ऑप्शन क्या बचता है, ए बचता है ना। तो इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस बाय, अब थंडर स्टॉर्म जो होता है तो उसमें जो थंडर होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, जो थंडर होता है ना, जो आवाज़ सुनते हो आप ऐसे आवाज़ आती है, वो क्यों आती है ना। तो थंडर स्टॉर्म बनता कैसे है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, जब वार्म एयर, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था ये है ना, कि जब वार्म एयर ऊपर जाती है, मॉइस्ट वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है तो वो ऐसे बड़े बड़े कोलुम्बस क्लाउड्स बना देती है ना, ये पढ़ा था हमने, जो ऐसे बड़े बड़े से होते हैं और ऐसे 12 से हमने पढ़ा था ना 12 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक इसकी हाइट एक्सटेंड करती है ना, है ना। फिर ये ऐसे वार्म मॉइस्ट एयर में सर्कुलेशन होने लगता है ना, तो उसी से ही थंडर स्टॉर्म होता है। बट ये जो थंडर होता है वो किस वजह से होता है, थंडर आप देखते हो ना, जब लाइटनिंग होती है उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है वो थंडर वाली, कि ऐसे भाई कुछ फटा है ना, तो वो लाइटनिंग से होता है थंडर बेसिकली, है ना। तो अब लाइटनिंग कैसे, लाइटनिंग जो है वो क्यों जनरेट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जो क्लाउड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, और जो हमारा ग्राउंड होता है, जो ग्राउंड होता है दैट उस वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और इतना एक्यूमुलेट हो जाता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कि एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो क्या करता है वो एक हाई वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स, 10,000 20,000 वोल्ट्स का जो जनरेट होता है, जब वो जनरेट होता है तो वो उसमें इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो जो सराउंडिंग एयर होता है ना उसको इतना हीट कर देता है कि वो सराउंडिंग एयर एक्सपैंड करता है, और वो सडन एक्सपैंड करता है और वो शॉक वेव्स रिलीज़ करता है। इसी वजह से जो ये एयर पॉकेट्स एक्सपैंड करते हैं और सडन शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, उसी से ही हमको वो आवाज़ सुनाई देती है थंडर वाली। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट होता है पूरा थंडर स्टॉर्म का। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, थंडर कैसे जनरेट हो रहा है, थंडर लाइटनिंग की वजह से जनरेट हो रहा है, जो लाइटनिंग अपने सराउंडिंग एयर को हीट करके उससे शॉक वेव्स जनरेट कर रही है, उससे होता है ना। तो इससे तो नहीं होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, तो ये भी गलत है ना, ये भी गलत है ये क्या बोल रहा है कि भाई दो निम्बस क्लाउड्स हैं उनको लाइटनिंग सेपरेट कर रही है तो उससे होता है, ऐसा नहीं होता है। लाइटनिंग एयर को हीट करती है, एयर से शॉक वेव्स जनरेट होती है ना। तीसरा क्या है, वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, तो ये भी गलत है। वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट से तो भाई कोलुम्बस क्लाउड्स बनते हैं, थंडर थोड़ी आता है उससे, तो तीसरा भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, हमको पता होना चाहिए था कंसेप्ट की थंडर कैसे जनरेट होता है। नहीं तो जो कॉमन सेंस होता है उससे हमको लगता है कि भाई बादल टकरा रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई बादल टकरा रहे हैं इसीलिए आवाज़ आ रही है, तो वो सब जो है उससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तभी ऑप्शन में वन ऑनली भी दिया हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना कंसेप्ट, इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो ये पता है आपको, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, 100 मिलियन टू 1 बिलियन वोल्ट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो हो गए अपने आज के 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, and if you like the video, do like, share, subscribe, and also log on to www.thelimanmu.com. Do recommend the lectures to your friends. Please leave us a review, the link is in the description. और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच बोथ ऑफ दीज वीडियोज़ जो यहाँ पे आ रहे होंगे, है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, शॉर्ट्स आज का आ जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।